दोस्तों किसी भी औरत को सोने चांदी में तौल दें, पैसों में तौल दें, आप उसको जहान की सारी खुशियाँ लेकर दे दें, लेकिन उसको असली खुशी अपने पति से मिलती है और वही खुशी अगर एक पति अपनी पत्नी को ना दे पाए, तो उस औरत के लिए ये दुनिया की सारी खुशियाँ एकदम फीकी पड़ जाती हैं। वो मिट्टी के भाव उन उसको लगती हैं सारी खुशियाँ। और अगर एक पति अपनी पत्नी को एक शारीरिक सुख अगर बराबर दे सकता है, तो उसके लिए ये सारे जितने भी सारे सोने-चांदी, जितने भी पैसे, धन-दौलत हैं, वो सब फीके लगने लगते हैं। दोस्तों ऐसी ही कहानी महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की है, जो कि बहुत ही बढ़िया कहानी, बहुत ही रोचक कहानी है। एक ज्ञानवर्धक कहानी है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा कि ऐसा कोई औरत कैसे कर सकती है। और उस औरत ने जो किया, क्या सही किया? तो उस औरत ने क्या किया? जानने के लिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों ये कहानी नांदेड़ महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में एक नमन नाम के व्यक्ति रहते थे। उनकी गवर्नमेंट में जॉब थी, लगभग सेकंड क्लास की है, वो अधिकारी थे। उनकी जॉब थी जो मुंबई में थी और उनका जो बाकी परिवार था वो नांदेड़ में रहता था और उनकी उम्र लगभग 30 से 35 साल हो चुकी थी। उनकी शादी नहीं हुई थी। अब दोस्तों जितने भी नात रिश्तेदार, जितने भी घर के लोग थे वो सब उसको प्रेशराइज़ करने लगे, शादी करो, शादी करो। नात रिश्तेदार तरह-तरह की बातें बनाने लगे। कोई कह रहा था कि इसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, इसको अपनी लड़की कौन देगा? कोई कह रहा था नहीं दहेज नहीं मिल रहा है इसलिए शादी नहीं कर रहा है। कोई कह रहा है कि लड़की नहीं पसंद कर रही है, लड़की रिजेक्ट कर दे रही है इसलिए शादी नहीं कर रहा है। ये बहुत सारी बातें नात रिश्तेदार करने लगे थे। लेकिन जो नमन था, वो अंदर से कुछ और ही था इसलिए शादी नहीं कर रहा था। लेकिन परिवार के दबाव में, नात रिश्तेदारों के दबाव में आकर के आखिरकार उसने एक 24 वर्षीय लड़की जिसका नाम शीला होता है, उससे देख-दिखाई का कार्यक्रम करता है और देख-दिखाई करने में वो एक-दूसरे को पसंद करते हैं। पसंद करने के बाद शादी का डेट फिक्स होता है। शादी का डेट फिक्स होने के बाद इन दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद दोस्तों लगभग 1 हफ्ते घर में मेहमानों का आवागमन रहता है, चहल-पहल रहती है। दोस्तों जब दुल्हन आती है यानी शीला आती है तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नमन उसके नज़दीक नहीं जाता है, मानी कुछ ऐसा कुछ नहीं करता है, जो सुहागरात वाला प्रोग्राम होता है वो कुछ नहीं होता। पहले तो वो नई-नई दुल्हन थी तो वो सोच रही थी कि हाँ, आज करेंगे, कल होगा, परसों होगा। लेकिन धीरे-धीरे लगभग 4 से 5 दिन बीत जाता है, नमन उसके नज़दीक भी नहीं आता। अब दोस्तों जो शीला थी उसको थोड़ा अटपटा लगने लगा था, उसको थोड़ा शक होने लगा था कि कहीं इनका किसी से चक्कर तो नहीं या कहीं ऐसा कोई बात तो नहीं। अब वो धीरे-धीरे नमन को रिझाने की कोशिश करने लगी। नमन जो था उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था और उसके बाद देखते-देखते 1 हफ्ते का दिन बीत जाता है। अब दोस्तों दूसरे दिन नमन को अपनी ड्यूटी पे जाना था, अपने काम पर जाना था। उस रात जो वो उसकी औरत थी, यानी शीला, उसने सोचा आज मैं अपने तरफ से पहल करूँगी, ताकि मुझे कुछ पता चले। दोस्तों उस रात उसने अपनी तरफ से पहल किया और काफ़ी जो नमन था वो अपने आप का बचाने की कोशिश की, लेकिन जो शीला थी वो ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगी। उसके बाद नमन जो है वो बहुत प्रयास करने के बाद उसके साथ कुछ कर नहीं पाया और जब कर नहीं पाया तो वो एकदम झल्ला गया। बोला ये सब ज़बरदस्ती होता है क्या? अगर तुम अभी नहीं रुक पा रही हो तो शादी से पहले कैसे रहती होगी? शायद तुम्हारा चरित्र गिरा होगा या होगा, ये दुनिया की बातें जो नमन था वो करने लगा। अब जो शीला थी वो ये सब बातें सुन कर के रोने लगी और जो नमन था वो कहीं-कहीं
कहीं न कहीं सोचने लगा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँ। फिर उसको चुप कराते हुए उसको प्यार से चुप कराया, बोला कि ये सब चलो हम लोग विदेश हनीमून जाएँगे और वहाँ से शुरुआत करेंगे और यहाँ ये सब ज़बरदस्ती नहीं होता है। हम लोग एक काम करो, तुम ही प्लान करो कि तुमको जाना कहाँ है और जहाँ तुम बोलोगे हम लोग वहाँ जाएँगे, विदेश जाएँगे और हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे। दोस्तों दूसरे दिन जो नमन होता है, वो मुंबई आ जाता है। उसके बाद जो शीला होती है उसके घर में नौकर-चाकर होते हैं, सब कुछ होते हैं, उसको ज़्यादा काम-काज करने की ज़रूरत तो होती नहीं है। अब उसका दिनचर्या नमन के पास फ़ोन लगा लेती, उससे बातचीत करती, नमन से थोड़ा अगर टाइम मिलता तो अपने मायके में फ़ोन लगा लेती, वहाँ पे बातचीत करती, उसका दिनचर्या ऐसे ही चलता। बाकी टाइम में वो सर्च करती कि मुझे कहाँ पे जाना है, कहाँ नहीं जाना है। फिर अमन से बातचीत करती, हम लोग वहाँ जाएँगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। ऐसे करते-कराते लगभग 5 से 6 महीने का वक़्त बीत जाता है। नमन जो है वो इस चीज़ को टाल रहा था कि जितना डिले हो सके, जितना लेट हो सके उतना ही अच्छा उसके लिए। इधर नमन जो था वो अपने इलाज करवाने पे लगा था कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन नमन जो था वो पहले भी इलाज करा चुका था लेकिन कुछ हो नहीं पाया था, तो 1-2-4 महीने में क्या ही होने वाला था। दोस्तों, आखिरकार जो शीला थी वो स्विट्ज़रलैंड जाने का एकदम फाइनल पक्का डिसीज़न ले लेती है और ना चाहते हुए भी नमन को स्विट्ज़रलैंड का टिकट करना पड़ता है और दोनों हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों, फिर वही हाल। नमन 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। जब 4 दिन बीत जाता है तो शीला सोचती है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। दोस्तों, चौथे दिन रात को शीला जो है, वो नमन के साथ में ज़बरदस्ती करने ही लगती है। फिर जब ज़बरदस्ती वो करती है, नमन जो था, वो बहुत प्रयास करता है लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाता। फिर जो शीला थी, वो एकदम आग बबूला हो जाती है, उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मेरे साथ फ़रेब किया है। जब तुमसे कुछ हो नहीं पा रहा था, तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? और मुझसे ही क्यों? किसी भी लड़की का ज़िंदगी तुम बर्बाद क्यों कर रहे हो? अब ये सब सुन कर के जो नमन था वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, मैं पहले एकदम ठीक था। तो जो शीला थी कहती है तुम्हें कैसे पता लगा? कोई कहती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? कहता है हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड थी और मैं पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो जो शीला होती है कहती है अगर तुम पहले ऐसा नहीं थे तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी उससे तुमने शादी क्यों नहीं की? तो कहता है क्योंकि उसकी शादी कहीं और कर दी गई और इसके लिए मेरी जो शादी है तुमसे हुई और तुम मेरे पास आई। लेकिन पहले मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो शीला है वो एकदम आग बबूला थी, वो कहती है कुछ नहीं जानती मैं, मुझे कुछ नहीं पता, कल के कल अपने देश वापस चलो और वापस चलने के बाद मैं तुम्हें तलाक दे दे दूँगी, मुझे तलाक चाहिए। जो नमन था वो इसको मनाने की बहुत कोशिश करता है, फिर लास्ट में कहता है अगर तुम तलाक चाहती हो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, लेकिन तलाक देने के बाद मैं अपनी जान दे दूँगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा, अगर तुम यही चाहती हो तो। और ना चाहते हुए भी जो शीला थी दोस्तों, वो मान जाती है, लेकिन 2 दिन तक उस कमरे से बाहर नहीं निकलती, होटल के कमरे से। 2 दिन तक उस कमरे में रोती रहती है, बिलखती रहती है। आखिरकार 2 दिन बाद वो अपने आप को सँभालती है, समझाती है, सोचती है जब आई ही हूँ, 15 दिन का टिकट है, तो क्यों ना घूम लें, टहल लें, फिर मौका मिले या ना मिले। दोस्तों फिर 15 दिन तक वो दोनों टहलते हैं, घूमते हैं। वापस जब नांदेड़ आते हैं, नांदेड़ आने के बाद दोस्तों वो अपने मायके चली जाती है और जो नमन था, वो अपने ड्यूटी मुंबई आ जाता है। थोड़े दिन बाद जो शीला थी, वो अपने ससुराल नांदेड़ आती है और जब वहाँ पे आती है तो जो उसकी सास थी, वो उसके ऊपर बिगड़ने लगती है। कहती है इतने दिन हो गया शादी का, लगभग 1 साल बीतने को हो गया और तुम लोग मुझे दादा-दादी कब बनाओगे? और मुझे नहीं लगता कि ऐसे तुम दोनों दूर रहोगे और मैं दादी बन पाऊँगी। एक काम करो तुम भी मुंबई चले जाओ और तुम भी नमन के साथ में रहो। दोस्तों अब क्या था, जो शीला की सास थी, उसको भी मुंबई भेज देती है नमन के पास। शीला मुंबई आ जाती है नमन के पास और दोस्तों
अब एक दिन शीला जो थी वो नमन से कहती है अब तुम क्या बहाना बनाओगे, क्या बात करोगे? क्योंकि जिस हिसाब से मम्मी ने मुझे यहाँ भेजा है, वो इस चाहत में भेजी हैं कि शायद वो दादा-दादी बन पाएँ। तो अब तुम क्या जवाब दोगे घरवालों को, मेरे मायके वालों को? क्योंकि जब मैं भी मायके जाती हूँ तो लोग यही सवाल करते हैं, कहते हैं कि तुम माँ कब बनोगी? क्यों क्यों नहीं प्लान कर रही हो? तो इसके लिए अब तुम क्या जवाब दोगे? कहता है कोई नहीं, परेशान मत हो, हम लोग यहीं से कोई बच्चा किसी का अडॉप्ट कर लेंगे, गोद ले लेंगे और उसके बाद कोई किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जो शीला थी वो मान जाती है। दोस्तों उसके घर में एक आई जो थी वो बर्तन माँजने का काम करती थी, बूढ़ी थी। एक दिन उसकी जो बेटी है 3-4 दिन बाद वो आती है और अपनी माँ से रो रही थी, बिलख रही थी। उसके जाने के बाद जो शीला थी वो उससे पूछती है, कहती है कौन थी जो रो रही थी? जो आई थी वो कहती है मेरी बेटी थी। इसके 4 बच्चे हैं, 8 साल का, 6 साल का, 4 साल का और 3 साल का। एक बेटी है, 3 बेटे हैं, कुल मिला के 4 बच्चे हैं और 5वां है, 5वां जो है इसके पेट में है, वही इसको अबॉर्शन करवाने के लिए जिद कर रही है कि मैं नहीं रखूँगी और उसी का मुझसे पैसे माँगने आई थी। इसका पति जो है मज़दूरी मेहनत करता है, बहुत ही गरीब है, इसी तरह से खाने कमाने के लिए पैसे इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उसी के लिए पैसे माँगने आई थी कि मुझे अबॉर्शन करवाना है, बच्चा मैं नहीं रखूँगी। दोस्तों, ये सुन कर के जो शीला थी, वो अपने पति नमन को फ़ोन करती है, कहती है ऐसा-ऐसा बात है, अगर आप कहें तो बात करें। कहता है ठीक है, कर लो। फिर दूसरे दिन नमन और जो शीला थी वो दोनों एक साथ मिल कर के उस आंटी से बात करते हैं, कहते हैं अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो उस बच्चे को हम लोग लेना चाहते हैं, अपनी बेटी को बुलाओ। फिर जो आंटी थी वो कहती है आप लोग इतने बड़े लोग हैं, इस बच्चे को क्यों लेना चाहेंगे? वो हैरान रह जाते हैं, कहती है आप लोग अभी तो आप लोग का एक उम्र है। तो शीला जो कहती है या आंटी मेरे में ही कुछ कमी है, मैं माँ नहीं बन सकती इसलिए एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। दोस्तों वो अपनी बेटी को बुलाती है, बातचीत करती है। जो उसकी बेटी होती है उसका नाम सुधा होता है, वो कहती है कि ठीक है तुम मेरे बच्चे को अडॉप्ट करोगे, लेकिन कहीं बेटी हो गई तो? तो नमन कहता मुझे बेटी और बेटे से कोई फ़र्क नहीं, मुझे फ़र्क इतने से पड़ता है कि तो मुझे बच्चा चाहिए बस। वो बेटी हुई या बेटा हुआ उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, ये बच्चा मुझे देने के बाद किसी को ये ना पता चले कि तुमने इसे जन्म दिया है। लोगों को ये पता चले कि शीला ने अपनी कोख से इसको जन्म दिया है। तो जो सुधा थी वो कहती है ऐसा क्यों? वो कहता है इसलिए क्योंकि जहाँ तक मेरे माँ-बाप हैं वो थोड़े पुराने ख़्यालात के हैं। वो इस बच्चे को अगर एक्सेप्ट नहीं किए, तो इस बच्चे को वो प्यार नहीं मिल पाएगा, जिसका वो हकदार है। तो इसलिए हर कोई इतना समझदार नहीं होता, जितना मैं सोच रहा हूँ। इसलिए ये दुनिया के सामने लाना सही नहीं होगा, कि ये शीला अपनी कोख से बच्चे को जन्म नहीं दी है। दोस्तों, अब ये सारी शर्तें मंज़ूर हो जाती हैं। वहीं पे एक फ्लैट किराए पर लेता है। लेने के बाद जो सुधा थी उसको और वहीं पे रख देता है। जो सुधा का पति था उसको बुलाया जाता है। उसके साथ में जो उसके दोनों बड़े बच्चे थे उसको वो लेके चला जाता है और उसके जो छोटे-छोटे बच्चे थे जिनकी जानकारी नहीं थी, वो सुधा के पास ही रहते हैं। अब दोस्तों लगभग 2-3 महीने का जब वक़्त रह जाता है, जो शीला थी वो भी उसके पास ही चली जाती है क्योंकि जो छोटे-छोटे बच्चे थे सुधा के, वो उसको परेशान करते थे, खाना-पीना बनाने में दिक्कत होने लगी थी। अब वो भी उसके पास पहुँच जाती है, उसकी देखभाल करने लगती है, उसके बच्चों की देखभाल करने लगती है, उसको पढ़ाने-लिखाने लगती है। दोस्तों वक़्त आ जाता है, हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद सुधा को एक प्यारा-सा बेटा जन्म लेता है। जब शीला सुधा के पास पहुँचती है तो सुधा जो है वो अपने बेटे को शीला के गोद में रख देती है। जैसे ही शीला की गोद में वो बच्चा आता है, शीला जो है उसका माथा चूम लेती है और फूट-फूट कर रोने लगती है, मानो ज़माने की खुशियाँ उसको मिल गई हो। इधर जो सुधा थी, वो उस बच्चे के सर पर हाथ फेर कर उसे आशीर्वाद देती है, कहती है जा बेटा
अपने इस माँ-बाप के साथ खुश रहना, इनका कहना मानना और शायद तेरे भाग्य में पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना लिखा है और अपने इस माँ-बाप का ख्याल रखना, यही मेरा आशीर्वाद है तुझे। दोस्तों, शीला जो होती है कहती है, ऐसा मत बोलो सुधा, जो तुम्हारे 4 बच्चे हैं, उनका भी अच्छे से पढ़ाई-लिखाई होगी, उनका अच्छे से भी ख्याल रखा जाएगा, इसका सुनिश्चित मैं करती हूँ। दोस्तों, अब जो सुधा थी वहाँ से अपने घर चली जाती है। इधर जो शीला थी ये अपने पति के साथ में रहने लगती है। बच्चा जब थोड़ा 2-3 महीने का हो जाता है, तो बच्चे को लेकर के नवीन जो है घर पे आता है। घर पे आने के बाद अपने माँ-बाप से मिलता है। उस बच्चे को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। फिर शीला अपने मायके जाती है, मायके वाले परेशान हो जाते हैं कि तुम माँ बनने वाली थी और हम लोग को बताई तक नहीं। तो कहती है कि नबीन ने मुझे रोका था कि नहीं किसी को नहीं बताना है, क्योंकि जब नबीन को पहले उनके घर में कई बच्चे हुए थे, वो बच नहीं पाए थे। तो इसकी वजह से कुछ ऐसा था, जो नबीन ने मुझे मना किया था कि नहीं किसी को नहीं बताना। अब जो भी था वो इन दोनों की ज़िंदगी में अच्छा खासा खुशी था। दोस्तों, अब इन दोनों की जो ज़िंदगी थी, वो खुशी से बीत रही थी लगभग। अब जो शीला का बेटा था, उसका नाम अमन रखा जाता है। अमन 3 साल का हो चुका था। लेकिन जो शीला की कमी थी, वो ये बच्चा नहीं पूरा कर सकता था कि जिसकी शारीरिक सुख की प्राप्ति थी, वो कहीं न कहीं शीला के अंदर ही अंदर वो कचोड़ रही थी। उसकी धीरे जो मायूसी था, वो दिखा रहे थे कि हाँ, शीला की ज़िंदगी में अभी भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी ज़रूर है। जो एक दिन शीला अपने एक सहेली से कहती है, "जब से मेरा बेटा हुआ है, तब से मेरे पति को पता नहीं क्या हुआ है, उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है और इसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ।" तो जो उसकी सहेली थी, वो कहती है, "मेरे साथ भी ऐसा हुआ था।" अब शीला तो आधी सच्चाई बताई और आधी सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि उसका जो पति था, वो उसका पति शुरू से कुछ करने के लायक नहीं था, लेकिन आधी सच्चाई बताई और आधा सच्चाई नहीं बताई। अब जो शीला की सहेली थी, वो कहती है मेरे भी पति के ऐसा हो गया था, लेकिन मैं नेपाल गई और नेपाल में एक बाबा थे, उनसे इलाज करवाया और इलाज करवाने के बाद 2-3 महीने में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा और उसके बाद 2-3 सालों के इलाज में वो एकदम स्वस्थ हैं और आज मैं अपनी ज़िंदगी खुशी से बिता रही हूँ, कोई भी कमी नहीं है। दोस्तों, शीला जो थी उससे एड्रेस लेती है और फिर दोनों नेपाल पहुँच जाते हैं। नेपाल में अपना इलाज करवाते हैं। इलाज करवाने के बाद में 3 से 4 महीनों में जो नवीन था उसके अंगों में कुछ फ़र्क पड़ा, उसको कुछ फ़ायदा हुआ और उसके बाद 2-3 साल के इलाज में इन दोनों को बहुत फ़ायदा हुआ, वो एकदम नॉर्मल हो गया। अब शीला की जो कमी थी वो पूरी हो गई, लेकिन अब फिर एक टेंशन हुआ कि अगर बच्चा करें तो कैसे करें? क्योंकि जो अमन था वो दूसरे का बच्चा था। फिर इन दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, हमारी लाइफ़ तो अब खुद से बीत ही रही है और जो शीला को चाहिए था वो मिल रहा है उसको। लेकिन अब रही बात बच्चे की, तो बच्चा भी है हमारे पास, अब हम बच्चा नहीं करेंगे, नहीं तो कहीं न कहीं अपने और दूसरे के बच्चे में फ़र्क पड़ सकता था। इसलिए शीला ने डिसाइड किया कि अब कोई बच्चा नहीं करेंगे और उसको जो शारीरिक सुख की प्राप्ति थी, वो भरपूर मिलने लगी थी और अब ये अपने उस बच्चे के साथ में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, खुशी-खुशी और इन दोनों की लाइफ़ अच्छी खुशी बीत रही है। दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी आप लोग को, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, किसी नए रियल स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।